तो आज पीएम मोदी संसद पहुंचे। पीएम मोदी के संसद भवन पहुंचने पर सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले पीएम मोदी को सांसद पद की शपथ दिलाई और इसके बाद पीएम मोदी ने रजिस्टर में साइन भी किए। 3 तस्वीरें आपके सामने। जब संसद के अंदर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए और सभी ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया संसद के अंदर। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और फिर हस्ताक्षर भी किए रजिस्टर में। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा में सांसदों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया था जब पीएम मोदी संसद के अंदर पहुंचे थे। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले पीएम मोदी को शपथ दिलाई। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद अमित शाह, फिर नितिन गडकरी और फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर सिंधिया को शपथ दिलाई गई। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शपथ ली, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ली, फिर नितिन गडकरी ने शपथ ली। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। फिर उसके बाद टेलीकॉम मंत्री, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शपथ ग्रहण की। तो एक तरफ अंदर सदन के अंदर सत्ता पक्ष के सांसद शपथ ले रहे हैं, तो वहीं सदन के बाहर इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। संविधान की किताब हाथों में लेकर ये देखिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, अपने सांसदों के साथ। ये सांसद संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और यही वजह थी कि लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की कुर्सियां खाली पड़ी थी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में देख सकते हैं सदन के बाहर किस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन कर रहे थे संविधान की किताब हाथ में लेकर। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा हमारा संदेश जा रहा है और हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी संविधान की बात बार बार कही थी, भारतीय संविधान की बात बार बार कहते राहुल गांधी नजर आए थे कि एनडीए को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान को खत्म कर देगी। फिलहाल 2 तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। बाहर विरोध सत्ता विपक्ष का प्रदर्शन हुआ, अंदर सत्ता पक्ष के सांसद शपथ ले रहे थे। तो बाहर विपक्ष के सांसद से इसलिए लोकसभा की जो पीछे की कुर्सियां थीं, जो आपको खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि विपक्ष के जो सांसद थे वो सभी बाहर प्रदर्शन में व्यस्त थे। उधर सत्र में शामिल होने के पहले पीएम मोदी संसद पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। साथ ही आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून कभी ना भूलने वाला दिन है। पीएम मोदी ने 25 जून को देश के इतिहास का काला धब्बा बताया। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहाँ से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव
इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरेली नाला जबलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है और शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। रानी दुर्गावती वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं समारोह को लेकर। तो रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रानी दुर्गावती के पूरे जीवन काल को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समेत कई कैबिनेट मंत्री शिरकत करने वाले हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के मौके पर संस्कार धानी जबलपुर में आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम रानी दुर्गावती से जुड़ी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से रानी दुर्गावती ने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर पूरी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1524 में उनका जन्म हुआ था और रानी दुर्गावती का पहला पोस्टर जब आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि जो दुर्गा अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गा रख दिया था और इस तरह से वो रानी दुर्गावती कहलाई। और उसके बाद फिर उनके जीवन से पूरी हर एक घटना को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और पूरा जो उनका जीवन काल है, कैसे वो बड़ी हुई, कैसे उन्होंने युद्ध कला सीखी, कैसे उनका फिर विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था और उसके बाद फिर उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, क्योंकि बहुत ही कम वर्ष में ही महज 4 वर्षों में ही उनके पति का निधन हो गया था और फिर उसके बाद पूरा जो राज्य का दारोमदार है उनके कंधों पर आ गया था। लेकिन बखूबी रानी दुर्गावती ने अपने शासन को बखूबी चलाया, न केवल चलाया बल्कि नई पद्धति नई प्रक्रिया से अपने शासन पर राज किया और मुगलों के हर एक चाल को किस तरीके से रानी दुर्गावती ने मुंह तो जवाब दिया, हर एक युद्ध पर अपनी विजय हासिल की और तमाम वो चीज़ें थी, तमाम वो घटनाक्रम उनके जीवन काल में हुए जब मुगलों को उन्होंने हर एक मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया और जीत हासिल की। रानी दुर्गावती जब उनको लगा कि युद्ध में वो हार जाएंगी, तो फिर उन्होंने अपने ही तीर से अपने ही गले में वार कर लिया और वीरांगना बन गई, शहीद हो गई अपनी राज्य की सुरक्षा करते करते हुए। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा जो है कभी भी छू नहीं पाएंगे मुगल जो है, और उसके बाद फिर वो शहीद हो गई। खुद की तलवार से ही उन्होंने अपने शरीर को पर वार किया और वो सदा सदा के लिए अमर हो गई। और इसी वजह से वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन काल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रेरणादायी माना जाता है। और आज जब बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसी मकसद को लेकर के वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन से आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा ले। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो चलिए आपको सीधे जबलपुर लिए चलते हैं। संस्कार धानी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू, जो बताएंगे क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या टाइमिंग है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पहुंचने की। दुर्गेश बताइए, क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसा माहौल है वहां पर? बिल्कुल सुमित, देखिए आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है और ये बलिदान दिवस मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुँच चुके हैं और सबसे पहले उनकी शुरुआत कार्यक्रम की हुई है। जो समाधि स्थल था, जिस जगह पर रानी दुर्गावती ने खुद को बलिदान कर दिया था देश के नाम पर, अपने राज्य के नाम पर, उस जगह पर समाधि स्थल बनाया गया था। वहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँच चुके हैं और अब वहाँ से सीधे इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा सुमित आपको कि किस तरीके से एक भव्य यहाँ पर जो मंच तैयार किया गया है और इस मंच के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह ये आयोजित होना है। और इस आयोजन में न केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव बल्कि मध्य प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री, जिसमें राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल समेत तमाम वो मंत्री शामिल हैं जो इस विभाग से संबंध रखते हैं और इसलिए आज बड़ी संख्या में यहाँ पर सुमित लोग भी आ रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आम जनता की इस तरफ, चूंकि महाकौशल क्षेत्र की एक बड़ी वीरांगना रानी दुर्गावती मानी जाती है और इसलिए न केवल जबलपुर बल्कि मंडला, सिवनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, तो जबलपुर के तमाम ग्रामीण इलाकों से भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि रानी दुर्गावती जो है जननायक के तौर पर देखी जाती हैं, आदिवासियों की जननायक के तौर पर देखी जाती हैं और उनके शासनकाल को आज भी याद रखा जाता है। और इसीलिए उनके बलिदान दिवस को बेहद भव्य बनाने के लिए, बेहद यहाँ पर बड़ा बनाने के लिए ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसलिए आज इस जब मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता को संबोधित करेंगे
तो ये उम्मीद है कि संभवतः पूरे महाकौशल क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें भी वो यहाँ पर दे सकते हैं। रानी दुर्गावती को लेकर कई बड़ी योजनाएं और कई बड़ी घोषणाएं भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। बिल्कुल दुर्गेश, हमने देखा है, अक्सर हमने देखा है बीजेपी अपने ऐसे वीर योद्धाओं को, हमारे देश के, चाहे वो वीरांगना हो, वीर योद्धा हो, छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, दुर्गावती हो या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ऐसे वीर योद्धाओं को, वीरांगनाओं को बीजेपी लगातार याद करती है ऐसे कार्यक्रम के तहत। और इसी कड़ी में आज रानी दुर्गावती कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीएम पहुंच चुके हैं दुर्गेश, और ये तस्वीरें हम दिखाएंगे कुछ देर बाद। और सीएम का आगमन हो चुका है वहां पर कुछ देर बाद। दुर्गेश, कितना और समय है जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो समाधि स्थल है वो शहर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर है, लेकिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद फिर वापस डुमना एयरपोर्ट जाकर फिर रोड से जो है वो इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। तो टाइमिंग के हिसाब से तो मैं देखूँ ये समय उनका हो चुका है और अब कुछ ही पलों बाद शायद मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएगा। शुरुआत यहाँ पर भी कई तरह की प्रदर्शनियाँ की गई हैं, खासतौर पर थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर एक तस्वीरें दिखा रहा था प्रदर्शनी की, जिसमें पूरी रानी दुर्गावती के पूरे जीवन काल की को चित्रों के द्वारा दर्शाया गया था, तो वहाँ का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मंच पर आएंगे जब जनता को संबोधित करेंगे। तो मैं कहूँ कि शायद कुछ ही पल बचे हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकारी सिस्टम की करतूत अब आपको हम बताते हैं। 72 घंटे के अंदर सीएमओ के निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। अपर आयुक्त ने मुरैना सीएमओ को निलंबित किया था। निलंबन की जगह विभागीय जांच के आदेश देने पड़े हैं। यह है जीरो टॉलरेंस की नीति। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकारी सिस्टम की करतूत देखिए आप। 72 घंटे के अंदर सीएमओ के निलंबन का आदेश वापस ले लिया जाता है। अपर आयुक्त ने मुरैना सीएमओ को सस्पेंड किया था, निलंबित किया था। निलंबन की जगह विभागीय जांच देने के आदेश देने पड़े हैं। क्या मजबूरी रही होगी भगवान जाने, लेकिन ये सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकारी सिस्टम की ही करतूत है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हम, सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जीरो टॉलरेंस की बात कहती है सरकार, लेकिन जीरो टॉलरेंस शायद कागजों में ही नजर आता है। बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में मुरैना के कोलारस का ये पूरा मामला है। रमाशंकर शर्मा सीएमओ हैं और उनके निलंबन के आदेश अपर आयुक्त करते हैं और ये कहते हैं कि इनको निलंबित कर दिया जाए। 18 जून को निलंबन का आदेश होता है और अगले 72 घंटे यानी कि 21 जून को एक आदेश और जारी होता है। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव अपर आयुक्त के आदेश को पलट देते हैं और ये कहते हैं कि जांच कराई जाएगी इस पूरे मामले में, जबकि इस पूरे मामले में एफआईआर तक करने के निर्देश संयुक्त संचालक ने दे दिए हैं। इसके बावजूद आखिर सरकारी सिस्टम कितना खराब है और ये कहा जाए कि सिर्फ कागजों में ही ये सरकारी सिस्टम है। सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम भ्रष्ट अफसरों को किस तरीके से मौका देता है। ये दोनों ही आदेश आप देख लीजिए कि एक तरफ कहा जाता है कि निलंबित कर दिया जाए, 72 घंटे के भीतर ये कहा जाता है कि इनके खिलाफ जांच की जाए। दरअसल पूरा मामला ये कोविड से जुड़ा हुआ है। 2020 में गड़बड़ी उजागर हुई थी, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता। इसके अलावा 2023 में 109 कर्मचारियों को गलत तरीके से भुगतान किए जाने के मामले में, इस मामले में दोषी पाए गए हैं सीएमओ रमाशंकर शर्मा। लेकिन उनके खिलाफ जब विभाग जांच करता है, जांच के बाद रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाती तो अपर आयुक्त के अनुमोदन से ये कहते हैं कि इनको निलंबित कर दिया जाए। और आप देखिए कि भ्रष्टाचार कितना हावी होता है सरकारी सिस्टम में कि अगले ही 72 घंटे के बाद यानी कि 21 जून को रमाशंकर शर्मा जिनको निलंबित कर दिया था उनके खिलाफ जांच कराने के आदेश दे दिए जाते हैं। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिए आप, और कुछ और खबरों पर भी आगे आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया है। आम चुनाव की तरह ही बीजेपी अमरवाड़ा में भी तैयारी कर रही है चुनाव की। माइक्रो मैनेजमेंट के लिए गाँव और मोहल्लों में बैठकें हो रही हैं। अलग अलग व्यापारियों के साथ चर्चा भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अमरवाड़ा उपचुनाव की बात यहां पर हो रही है। बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। जो बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का होता है वो बेहद ज़बरदस्त होता है। अमरवाड़ा उपचुनाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी बीजेपी, यही ऐसा नजर आता है।
विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और यही बात अमरवाड़ा में भी लागू हो रही है। बूथ मैनेजमेंट के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, बीजेपी की सबसे ज़्यादा मेहनत हमेशा बूथ पर रही है और इसका असर भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला है कि 163 सीटें विधानसभा में जीती बीजेपी और 29 की 29 सीटें लोकसभा में जीत चुकी है। अब जब अमरवाड़ा में उपचुनाव है तो माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा काम करती है और यही वजह है कि अमरवाड़ा के सभी बूथों पर बीजेपी की एक पंचायत लगने वाली है। बीजेपी के जो तमाम सारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो निचले स्तर तक यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट में जाके बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब धीरज शाह से मुकाबला कमलेश शाह का है तो ऐसे में कोई भी जो स्थान है यानी कि बूथ, हर बूथ पे बीजेपी अपना कब्जा जमाना चाहती है और यही वजह है कि बूथ में अब बैठक होगी। जो सभाएं बड़ी बड़ी होती थीं अब वो छोटे स्तर पर देखने के लिए मिलेगी। तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, बूथ स्तर पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कमलेश शाह कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी में शामिल हुए और दल बदल कानून के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया और अब इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर उपचुनाव कराने का फैसला कर लिया है। स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में वहां पे मतदान होना, लेकिन मतदान से पहले चुनावी प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा वहां पे टारगेट कर रही है और यही वजह है कि करीब 35 से अधिक तमाम सारे स्टार प्रचारकों को वहां भेजा गया है। तो स्पष्ट है कि बीजेपी इस उपचुनाव को किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहती है और अमरवाड़ा को लेकर कांग्रेस बिल्कुल सेंध लगा दी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के गढ़ में अमरवाड़ा की बारी अब। बहुत धन्यवाद विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यही वजह है कि आदिवासी बाहुल्य सीट पर बीजेपी को जीतने की जिम्मेदारी है आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को। इस चुनाव के लिए पीएचई मंत्री संपत्ति उइके को प्रभारी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर के साथ ही नागर सिंह चौहान, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और विजय शाह को भी लगा दिया गया है चुनाव के लिए। तो प्रचार की कमान आदिवासी मंत्रियों के हवाले है। देखिए तस्वीरें ग्राफिक्स के माध्यम से भी। दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर, नागर सिंह चौहान, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, विजय शाह, ये आदिवासी नेता हैं जो चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लिए हैं। जमीनी स्तर पर उतरकर ये चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी के लिए जीत की गारंटी देंगे। सियासी जमीन मजबूत करेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए। रायपुर से खबर है, अब स्वास्थ्य मिशन की राशि से खरीदी गई सामग्रियों की जांच होगी। आचार संहिता के एक दिन पहले हुआ खरीदी का ऑर्डर। कई जिलों में चुनाव के दौरान सप्लाई की गई थी सामग्री का भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ। एयर कूलर, चेयर और वाटर कूलर की भी खरीदी हुई थी। सामुदायिक, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए खरीदी हुई थी। तो रायपुर से खबर, बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मिशन की राशि से खरीदी गई सामग्रियों की अब जांच होनी है। आचार संहिता के एक दिन पहले ही खरीदी का ऑर्डर दिया गया था। कई जिलों में चुनाव के दौरान सप्लाई की गई थी सामग्री। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित मिश्रा रायपुर से। रोहित, स्वास्थ्य मिशन की राशि से खरीदी गई सामग्रियों की जांच होनी है, इसके पीछे की वजह क्या? बिल्कुल, देखिए वजह ये है सुमित की, देखिए 15 मार्च को ये राशि राज्य कार्यालय से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यालय से आवंटित की गई थी और 15 तारीख को ही देर शाम पे तमाम जो सीएमएचओ है उन्होंने इसको लेकर क्रय करने को लेकर आदेश जारी कर दिया। क्रय समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है वो राशि के माध्यम से खरीदी की जानी थी। और खरीदी क्या की जानी थी? खरीदी की जानी थी जो है वो चेयर्स खरीदी की जानी थी, इसके अलावा कूलर्स को खरीदी की जानी थी, इसके अलावा वाटर कूलर को भी जो है वो खरीदी की जानी थी। तो ऐसे कई सामग्री थी जिनकी खरीदी की जानी थी। और उसी दिन, क्योंकि 16 तारीख से आदर्श आचार संहिता लग गया, तो 15 तारीख की देर शाम ही तमाम सीएमएचओ ने अपने करीबियों को, जिस प्रकार से जो प्रारंभिक जानकारी है कि अपनी करीबी जो फर्म थे उनको ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर जारी करने के बाद उनसे 3 से 7 दिनों पे सप्लाई करने की बात कही कि वो सप्लाई कही और 16 तारीख से आदर्श आचार संहिता लग गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो सामग्री है उसे आचार संहिता के दौरान पे सप्लाई किया गया, उसका भौतिक सत्यापन भी जो है वो नहीं किया गया। तो ऐसे में गड़बड़ी की बू आ रही है और उस गड़बड़ी की बू को लेकर जो है वो लगातार इसको लेकर जांच शुरू की गई है और जल्दी इसको लेकर जांच शुरू की जाएगी। तो गड़बड़ी की आशंका है, इसी के तहत जांच होगी। अब रोहित, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, रायगढ़ से खबर है जहां ट्रेडिंग सट्टा ऐप के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 ठग और 2 बैंक अफसरों की गिरफ्तारी हुई। धर्मजयगढ़ पुलिस ने आरोपियों को दबोचा।
रायगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ट्रेडिंग सट्टा ऐप के आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिसमें 2 ठग हैं और 2 बैंक अफसर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। धर्मजयगढ़ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो रायगढ़ में ट्रेडिंग सट्टा ऐप के आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 2 ठग और 2 बैंक अफसरों की गिरफ्तारी हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी अश्विनी मालाकार, संवाददाता रायगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, देखिए, जो पुलिस खुलासा की है उसमें ये मामला निकल कर आ रहा है कि महादेव सट्टा ऐप और जो लोटस सट्टा ऐप है उससे ये तार है आरोपियों के, वो जुड़े हुए थे। और ये करते क्या थे, ये विस्तार से बताता हूँ। ये करते थे, जो भोले भाले ग्रामीण है उनको पहले रायगढ़ लेके आते थे। प्राइवेट बैंक है, कर्नाटका बैंक और इंडस बैंक, यहाँ खाता खुलवाते थे। फिर खाता का जो एटीएम हो या फिर पासबुक हो रख लेते थे और अपने जो सरगना के मुख्य संचालक उनके पास भेज देते थे। फिर ये उनके जो सरगना के संचालक इन भोले भाले ग्रामीणों के खाता से लेन देन करते थे। और एक मामला है कि जूट मिल के जो प्रार्थी है उसके जब उसके पास मैसेज आया और करते हैं कि मैसेज भी खुद के मोबाइल पे लिंक कर लेते थे। लेकिन जब एक मामला है कि जो पीड़ित है उसके मोबाइल में मैसेज आने लगे लगातार कि उसके खाते से लेन देन हो रहे हैं, वो बैंक पहुंचा, बैंक में ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी, लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया। फिर इसके बाद जब इसने शिकायत की और मामले की जब रायगढ़ पुलिस ने पूरी पड़ताल की तो जो बड़ा सरगना है वो सामने निकल कर आया है। जी सुमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से खबर है। इंदौर में एमपीपीएससी के अधिकारियों ने पेपर लीक की खबर फैलने के मामले में संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अधिकारियों ने परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल पेपर और ओरिजिनल पेपर का मिलान किया, जिसमें वायरल पेपर और ओरिजिनल पेपर दोनों अलग अलग पाए गए, जिसके बाद अधिकारियों ने आयोग की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।